एक बार मैं गुणराज सिंह आप सभी बच्चों का बीए क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरा जो पिछला केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, वहां पे हमने अपक्रिया की आणविकता के बारे में बात कर चुके थे और अब शुरू करने जा रहे थे। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की कोटि क्या है और इसे कैसे निकालते हैं। अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हमने आपको बताया था अपक्रिया की कोटि वह होती है जिस पर एक्चुअली में अपक्रिया की दर निर्भर करती है। अपक्रिया, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है जिस पर अपक्रिया की रेट डिपेंडेंट करे। सपोज दैट एक अपक्रिया हम लेते हैं N1A प्लस N2B चेंज टू प्रोडक्ट। तो जो अपक्रिया की जो हमारे दर है, इन पर जो चढ़ाई गई पावर है, रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर N1 एंड बी का पावर N2। अगर सपोज दोनों के सांद्रताओं पर डिपेंड कर रही है, इनके घातों पर निर्भर कर रही है, तो अपक्रिया की कोटि ऑर्डर किसके बराबर होती है, N1 प्लस N2 या M प्लस, अगर हम कह दें एक को M कह दें, एक को N कह दें, तो इनके जो मोलों की संख्या होगी ये अकॉर्डिंग टू आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, इनके पावर पे चले जाते हैं और इन पावरों पर यदि डिपेंड करता है तो वही हमारे अपक्रिया की क्या होती है, कोटि होती है। और अपक्रिया की कोटि, मैं आपको अपक्रिया की कोटि के बारे में बता दूं, आणविकता के बारे में तो मैंने बताया था। अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं होती, बट अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ये अपक्रिया की आणविकता और कोटि में मुख्य अंतर है कि अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, जबकि अपक्रिया का आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती। तो अब हम अपक्रिया की आणविक जो कोटि के आधार पर जैसे कुछ अपक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हम अपक्रिया की कोटि निर्धारण से संबंधित कैसे हम जानेंगे कि हम ये किस कोटि की अपक्रिया है। अगर किसी अपक्रिया को उसमें किसी भी दशा का उल्लेख नहीं है और ऐसे दे दिया जाए कि यह किस कोटि की अपक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी कंडीशन के बारे में अप्लाई नहीं किया गया है कि कुछ भी कहा जाए कि इस पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर, ऐसे दे दिया जाए कि यह किस कोटि की अपक्रिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु भाग ले रहे हैं। यहाँ जो रेट है, रेट डिपेंड अपॉन K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2 का पावर 1। तो अब आप देख रहे हैं इस अपक्रिया का ऑर्डर भी 1 है और मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। ऐसी कंडीशन में अगर किसी भी दशा का, किसी भी कंडीशन का उल्लेख नहीं है, तो जो इसका मल्टीप्लायर होगा वही अपक्रिया की आणविकता होगी, वही अपक्रिया की कोटि हो जाएगी। अर्थात यह किस कोटि की अपक्रिया का बच्चों एग्जाम्पल है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल है। अगर सपोज दैट अगर हम ऐसे किसी कंडीशन का उल्लेख नहीं किया है कि बंद बर्तन में हो रही है या किस दशा में हो रही है, तो अगर इन सब किसी भी दशाओं का उल्लेख नहीं है, तो जैसे 2 अणु भाग ले रहे हैं, इस अपक्रिया की आणविकता 2 है और कोटि भी 2 है। अर्थात यह अपक्रिया द्वितीय कोटि की अपक्रिया की श्रेणी में मानी जाती है। नेक्स्ट बच्चों, यदि हम किसी अपक्रिया को सांकेतिक भाषा में व्यक्त करें, कैसे व्यक्त करें, उसमें हमको रिएक्टेंट नहीं दिए गए हैं, वो रिएक्टेंट क्या है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको किसी सांकेतिक भाषा में व्यक्त किया गया, जैसे 2A प्लस B चेंज टू प्रोडक्ट, ऐसे लिखा है। और ये कहा जाए कि अपक्रिया की जो दर है A की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही है, केवल B की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। ऐसी दशा में भले ही यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर 2 है
और इट मीन्स अपक्रिया की जो कोटि होती है एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाला जाता है, उसके लिए प्रयोग करना पड़ता है, ये किस को सेट लगाने पड़ते हैं, तब जाके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। तो अपक्रिया की प्रायोगिक दशाओं द्वारा निर्धारित किया गया, इसका उल्लेख कर दिया गया दशा का कि अपक्रिया की जो दर है ए पर डिपेंडेंट नहीं है। तो बताइए, इट मीन्स अपक्रिया की दर ए का पावर क्या हो गया, 0, इस पर डिपेंड नहीं कर रही है, और बी का पावर 1 हो गया, और अपक्रिया की कोटि 0 + 1 = 1 हो गई। ऑर्डर, इस अपक्रिया का ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, और यह फिर किस कोटि की अपक्रिया मानी जाएगी, प्रथम कोटि की अपक्रिया मानी जाएगी। तो इट इज़ क्लियर क्या है इसमें। देखिए, अगर ये कह देता कि जो अपक्रिया की हमारी दर है वो बी पे डिपेंडेंट नहीं कर रही है, निर्भर नहीं कर रही है, ए पर निर्भर कर रही है, तो ये इसके पावर पे चला जाता और यह किस कोटि की अपक्रिया हो जाती बच्चों, द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाती। तो ध्यान से देखिएगा, कंडीशन उल्लेख जरूर करेगा कि अपक्रिया की दर की दशा क्या है। सपोज दैट अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ, उसमें किसी भी दशा को उल्लेख नहीं है, तो जो अणुभाग ले रहे हैं वही उसकी आणविकता हो जाएगी, वही उसकी कोटि हो जाएगी। और यदि किसी दशा का उल्लेख है तो उस कंडीशन में मतलब उस पर डिपेंडेंट ये बताया जाए, एक पर निर्भर करता, दूसरे पर निर्भर नहीं करता, जिस पर निर्भर करता वही अपक्रिया की कोटि हो जाएगी, दूसरे पर अपक्रिया की दर निर्भर नहीं कर रही है तो वो अपक्रिया की कोटि में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तीसरी कंडीशन एक है, सपोज दैट कोई भी अपक्रिया, सपोज दैट ये एक सांकेतिक अपक्रिया है, A + B + C चेंज टू प्रोडक्ट। किसी भी अभिकारक के नीचे एक्सेस लिखा है, एक्सेस का मतलब अधिकता लिखी हुई है, तो इट इज डेड श्योर, हमें ये मान लेना चाहिए कि ये देखा गया है जिस अभिकारक के नीचे एक्सेस लिखा होता है अपक्रिया की दर फिर उस पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। अगर ये भी एक्सेस लिखा होता, ये भी एक्सेस लिखा होता तो ओनली ए पे डिपेंड करती। अब बी के नीचे एक्सेस लिखा हुआ है तो ओनली अपक्रिया की जो हमारी कोटि है जो है किस पर डिपेंड करेगी, ए और सी पर अपक्रिया की जो दर निर्भर करेगी। इट मीन्स रेट इक्वल टू के इंटू ए का पावर 1, बी का पावर 0 एंड सी का पावर 1, ऑर्डर इक्वल टू 1 + 1 = 2। अर्थात यह किस कोटि की अपक्रिया हो जाएगी, किस कोटि की अपक्रिया हो जाएगी बच्चों, द्वितीय कोटि की अपक्रिया के नाम से जानी जाएगी। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमें यदि किताबों में दिया हो कि अमुक अपक्रिया किस कोटि की अपक्रिया है तो उसके लिए कुछ पॉइंट जो हमने सुझाए हैं कि अगर अपकारक की कंडीशन में कोई रिएक्शन दिया हुआ है उस पर किसी भी दशा का उल्लेख नहीं है तो अपक्रिया की जो आणविकता है वही उसकी कोटि हो जाएगी। और यदि कंडीशन दिया हुआ कि इस पर डिपेंड करता है रेट, इस पर डिपेंड नहीं करता, तो वो अपक्रिया की उस पर अपक्रिया की दर जिस पर निर्भर करेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। सपोज दैट अगर हम ये कर दें, ऐसे लिखा है तब आप समझ चुके होंगे 3A + C चेंज टू D और इसके नीचे लिख दिया गया एक्सेस। तो बच्चों आप समझ गए होंगे अपक्रिया की दर फिर किस पर डिपेंड करेगी, ओनली डिपेंडेंट ऑन सी की सांद्रता पर निर्भर करेगी और ए की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। अर्थात यह एक किस कोटि की अपक्रिया के एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इट मीन्स रेट ओनली डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर 1 एंड ए का पावर 0। इट मीन्स 1 + 0 = 1। किस कोटि की अपक्रिया फिर हो जाएगी बच्चों, प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। यदि किसी दशा का उल्लेख नहीं है तो अगर कह देता कि सी की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है तो बताइए अपक्रिया की कोटि क्या हो जाती, 3 हो जाती, ए का पावर 3 और 3 + 0 = 3 हो जाता और अपक्रिया तृतीय कोटि की होती। तो इस तरह हम थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से हम बता सकते हैं कि यह अपक्रिया किस कोटि की अपक्रिया है। आइए, बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में कुछ ऐसी अपक्रियाएं पूछी गई हैं कि जिसमें उनको कहते हैं आभासी एकाणुक अपक्रिया।
वो उनकी आणविकता तो कुछ और होती है, लेकिन अपक्रिया की कोटि कुछ और होती है। ऐसी अपक्रियाओं को कहते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। स्यूडो आभासी, जो आभास दिलाती हैं, किस बात का आभास दिलाती हैं, देखिएगा, आभासी एकाणुक अपक्रिया, आभासी एकाणुक अपक्रिया। बच्चों क्या इसका इंग्लिश, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती हैं? तो आभासी एकाणुक अपक्रियाएं किस प्रकार की अपक्रिया हैं, क्यों इन्हें स्यूडो मॉलिक्यूलर कहा जाता है, आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो होती हैं जिनकी आणविकता तो दो होती है पर कोटि एक होती है। उन्हें आभासी, लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा बच्चों, आभासी एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। आभासी एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। इट मीन्स, ये एहसास तो दिलाती हैं, एक्चुअली होती हैं ये आणविकता के आधार पर बाईमॉलिक्यूलर, अर्थात इसमें कितने अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं, लेकिन इन पर निश्चित है कि जो हमारी अपक्रिया का रेट है वो दोनों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता होगा, किसी एक पर निर्भर करता होगा और दूसरे पर निर्भर नहीं करता होगा। इसलिए ये किस कोटि की अपक्रियाएं मानी जाती हैं, एक्चुअली ये होती हैं प्रथम कोटि की, बट ये जो आणविकता है इनकी वो 2 हो जाती है और कोटि इनकी फर्स्ट हो जाती है। तो बच्चों आइए मैं देखता हूँ, थोड़ा सा मैं स्याही डाल लेता हूँ। तो बच्चों हम बात कर रहे थे आभासी एकाणुक अपक्रिया की, जिसकी कोटि 1 होती है और आणविकता 2 होती है। ऐसी अपक्रियाओं का एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए 2 मीडियम में होती है अपक्रिया। कितने मीडियम में होती है? 2 मीडियम। एक होता है एसिडिक मीडियम में और दूसरा होता है बेसिक मीडियम में रिएक्शन। तो एस्टर, जैसे सपोज दैट आपने पढ़ा होगा एस्टर फंक्शन, COOR फंक्शन। देखिए हमने किसका सूत्र लिख दिया है, मेथिल एसीटेट। किसका सूत्र लिखा है बच्चों? मेथिल एसीटेट। और इसका हम जल अपघटन का मतलब क्या होता है, हम जल के द्वारा इसके बांड को क्या कर दें, ब्रेक कर दें। अगर हम जल के द्वारा इसके बांड को ब्रेक कर दें तो यह क्रिया कहलाती है हाइड्रोलिसिस, या इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जल अपघटन। तो आप देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि H+ और ये अम्लीय माध्यम में, ध्यान रहे, अम्लीय माध्यम में यह अपक्रिया। अब बताइए यहाँ जब एस्टर का जल अपघटन होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, H इसके साथ लगता है और OH इसके साथ लग जाता है, तो हमको एसिड प्राप्त होता है और एल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टर के जल अपघटन से बच्चों क्या प्राप्त होता है, एक अणु एसिड का, अम्ल का, दूसरा अणु एल्कोहल का प्राप्त होता है। यदि इस अपक्रिया को अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो यह एक आभासी एकाणुक अपक्रिया का उदाहरण है, जिसकी आणविकता आप देख रहे हैं, आणविकता तो 2 हो गई। कितनी हो गई बेटा? देखिए एक मेथिल एसीटेट, एक जल का अणु भाग ले रहा है, तो आणविकता कितनी हो गई? 2 हो गई। बट इसकी जो कोटि है, कोटि इसकी 1 है। और यह किस कोटि की अपक्रिया का उदाहरण होता है? प्रथम कोटि की अपक्रिया। बहुत बार पूछा है ये एग्जाम में आपके कि एस्टर का जल अपघटन जब अम्लीय माध्यम में होता है तो वह किस कोटि की अपक्रिया का उदाहरण है। हम आपको ये भी बता दें कि अम्लीय कोटि में ऐसा क्या हो जाता है कि ये प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाती है और रेट ओनली डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर
ये देखिए इसके पावर पे डिपेंड करता है, लेकिन वाटर के पावर पर डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये अपक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाती है। और हमने बताया कि आभासी एकाणुक अपक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी आणविकता 2 है और कोटि क्या हो गई, 1 हो गई। इसी प्रकार एथिल एसीटेट, यहाँ जब एथिल लेंगे तो यहाँ एथिल अल्कोहल बन जाएगा। और कोई भी एस्टर हो उसका जलक गठन यदि आप अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो वह एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल होता है और वो डिनोट करता है। और दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अब ऐसा क्या हो, देखिए अब यहाँ पे जैसे सपोज दैट देखिए वाटर है और यहाँ पे HCl है, इसका भी आयोनाइजेशन H+ OH- H+ और Cl-, यहाँ H+ कॉमन आयन है, आप देख रहे हैं दोनों में H+ है। तो आपने अगर रासायनिक साम्यावस्था पढ़ा हो, हानिक साम्यावस्था पढ़ा हो, तो एक वहाँ पे बताया गया होगा सम आयन प्रभाव। जब दो आयनों में से कोई एक आयन कम, जो सम आयन होता है वह दूसरे की वियोजन की मात्रा को घटा देता है, वो उसको डिसोसिएट नहीं होने देता, उसकी सांद्रता को बढ़ने नहीं देता। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं HCl जब मीडियम डाला गया तो यहाँ पर H+ ने इसके डिसोसिएशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। और डिसोसिएशन को जब कम कर दिया तो इसकी बहुत प्रॉपर सांद्रता इसमें H+ और या OH- की नहीं मिल पाई, जिस पर अपक्रिया की दर निर्भर करती। और ये किस कोटि की अपक्रिया हो गई, और अपक्रिया की दर केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करी और पानी की सांद्रता पर H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करी, इसलिए यह प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल है। बच्चों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल इतना ज़्यादा पूछा जाता है। सुक्रोज का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में किस कोटि की अपक्रिया का उदाहरण है। सुक्रोज का बच्चों फार्मूला क्या होता है, जानते हैं, C12H22O11 सुक्रोज। और इसका यदि जल अपघटन हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl, तो आप जानते हैं जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप, सेकंड कार्बन कीटोन होता है, दे आर फंक्शनल आइसोमर। और वो सुक्रोज के जल अपघटन से होता है। यहाँ भी रेट ओनली डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11, इसका पावर 1 एंड वाटर का पावर 0। यह किस कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल है। और इसे हम आभासी एकाणुक अपक्रिया भी कहते हैं, जिसकी आणविकता तो 2 है। आप देख रहे हैं इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं। आणविकता इक्वल टू 2 और कोटि इक्वल टू 1। तो देयरफॉर दिस इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आपने देखा कि एस्टर को जल अपघटन करते हैं, सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, और जब अम्लीय माध्यम लेते हैं यहाँ डिसोसिएशन कॉमन आयन के कारण कम हो पाता है। इसलिए अपक्रिया की दर वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करके केवल सुक्रोज या एस्टर की सांद्रता पर डिपेंड करने लगी। इसलिए जिस पर अपक्रिया की दर डिपेंड करती है वही अपक्रिया की कोटि होती है। इसलिए ये दोनों ही रिएक्शन किस कोटि की अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं, इन्हें आभासी एकाणुक अपक्रिया कहते हैं, और ये दोनों ही प्रथम कोटि की अपक्रिया है। अब हम बच्चों इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव रूप में और बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में। यदि इन्हीं का जल अपघटन हम क्षारीय माध्यम में कराते हैं, क्षारीय माध्यम में ग्लूकोज व एस्टर का जल अपघटन किस कोटि की अपक्रिया का उदाहरण है। क्षारीय माध्यम में क्या होगा, अगर सपोज दैट हमारा एस्टर ये है CH3COO C2H5 प्लस वाटर प्लस NaOH। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या ले लिया गया है, बेसिक मीडियम ले लिया गया है, NaOH लिया गया, कास्टिक सोडा, और
प्रोडक्ट वही बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH, एथेनॉल बन जाएगा और ये बन जाएगा एथिल एसीटेट का जल अपघटन। क्या है बच्चों, ये एथिल एसीटेट है। अब आप देखिए क्षारीय माध्यम में क्या हो रहा है, यहाँ कॉमन आयन तो है H प्लस OH, यहाँ भी Na प्लस और OH माइनस है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है Na और OH का, यहाँ आयनिक कैरेक्टर का बॉन्ड है और HCl में कौन से कैरेक्टर का बॉन्ड था, कोवैलेंट नेचर का बॉन्ड था। और आप जानते होंगे आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। इट मीन्स जब ये कंडीशन है तो इसका आयोनाइजेशन हो जाता है, ज़्यादा आयोनाइजेशन हो जाता है, ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन मिलते हैं। इसलिए जो हमारी जो रिएक्शन की दर है वो डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर पावर 1 एंड NaOH पर भी डिपेंड करने लगता है। तो यह एक द्वितीय कोट की अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाता है। तो चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे वो एथिल एसीटेट हो, अगर यहाँ NaOH लिखा है या कोई बेस लिखा है तो बेसिक मीडियम में आयनिक बॉन्ड होने के कारण हाइड्रोक्सिल आयन का डिसोसिएशन या जल में उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे अपक्रिया की दर एक्सपेरिमेंटल एस्टर की सांद्रता पर, बेस की सांद्रता पर, दोनों पर डिपेंडेंट होने लगती है। और यह बाई मालिकुलर रिएक्शन का आणविकता भी इसकी 2 है और इसकी कोटि भी 2 है और यह द्वितीय कोट की अपक्रिया का एग्जाम्पल होता है। तो इसी प्रकार सुक्रोज अगर यहाँ ले लें, जल अपघटन करें, बेसिक मीडियम में करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा है, आप जान चुके हैं बच्चों। तो यह भी किस कोट की अपक्रिया का एग्जाम्पल होगा, द्वितीय कोट की अपक्रिया का एग्जाम्पल होगा। तो बच्चों हमने अभी तक आपको ये बताने का प्रयास किया कि अपक्रिया की आणविकता क्या है और कोटि क्या है। तो अब बहुत बार अंतर पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आणविकता और अपक्रिया की कोटि में क्या अंतर है। तो आप बच्चों पॉइंट वाइज क्या बनाएंगे, पहला पॉइंट बनाएंगे अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। अपक्रिया की कोटि वह होती है जिस पर अपक्रिया की दर निर्भर करती है। अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, न ही ऋणात्मक हो सकती है, जबकि अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप किसी अपक्रिया को, जैसे यही अपक्रिया है, यदि आप बंद बर्तन में कराएं या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कराते हैं तो ये अपक्रिया सूर्य के प्रकाश में यह ना तो रेट इस पर डिपेंडेंट करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है, ना तो Cl2 की सांद्रता पर डिपेंड करता है और इसका ऑर्डर 0 हो जाता है और यह शून्य कोटि की अपक्रिया का उदाहरण होता है। तो अपक्रिया की जो कोटि है ये 0 भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, लेकिन अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, भिन्नात्मक नहीं होती। और अपक्रिया की आणविकता को देख के बता सकते हैं अपक्रिया के, और यदि कई स्टेप में हो रही है तो अलग अलग स्टेप की अलग अलग आणविकता होती है और देख के बताया जा सकता है। लेकिन अपक्रिया की कोटि प्रायोगिक जो है एक फिनोमेना है, इसे प्रयोगों द्वारा निर्धारित करते हैं। प्रयोग द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि इस अपक्रिया की अमुक अपक्रिया की कोटि यह आई। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अंतर में क्या कहना चाहता हूँ। आणविकता अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है, कोटि क्या है, किसी अपक्रिया की कोटि वह है जिस पर अपक्रिया की दर डिपेंड करती है। अपक्रिया की दर पहले ही आप जान चुके हैं। अपक्रिया की दर क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अपक्रिया का वेग कहा जाता है। तो और कोटि क्या होती है, 0 भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जबकि आणविकता के साथ ऐसा नहीं है। आणविकता ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये है अपक्रिया के आणविकता और कोटि में अंतर। और अब मैं आपको अपक्रिया के इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसे हम अर्हेनियस समीकरण के नाम से जानेंगे, उसका हम डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि अपक्रिया की जो वेग स्थिरांक है उसका
क्या संबंध होता है, अपक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा क्या है, इसके बारे में अपक्रिया की दहली ऊर्जा क्या है, इसके बारे में अब आप जो अध्ययन करेंगे और उसे कहते हैं अपक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। अपक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थियरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से ओरिजिन होता है। अपक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा क्या है, अपक्रिया की दहली ऊर्जा क्या है, यहीं से निकल के आता है ये टॉपिक, अपक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। और हम आपको बता दें कि अब इस जो है सिद्धांत की मेन पॉइंट क्या है कि किसी भी अपक्रिया को संपन्न होने के लिए अभिकारक के अणुओं का आपस में टकराना बहुत ज़रूरी है। अभिकारक के अणुओं का आपस में, भाई देखिए, बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे। जब टक्कर मारेंगे तो टक्कर से क्या होता है, उनका बॉन्ड ब्रेक होता है। अच्छा बताइए, रिएक्शन में जब आप कहते हैं टेम्परेचर इतना दे दिया, इतना हीट कर दिया, तो हीट क्यों करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, जैसे आप गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, गतिज ऊर्जा बहुत ही बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा के कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, कोलिजन धक्का मारते हैं और उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो बंधन से आज़ाद हो जाते हैं। तो आप बताइए, जो हमारे जो केमिकल कंपाउंड हैं उनके बीच बॉन्डिंग होती है, कहीं पर आयनिक बॉन्डिंग होती है, कहीं पर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कहीं पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। तो इनके बंधन को समाप्त करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए हमको कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और जब ये मॉलिक्यूल फ्री होकर के इनके बंधन से आज़ाद हो जाएंगे, तब ये एक नए एटम आपस में कनेक्ट होकर के प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। अपक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत कहता है कि अपक्रिया में किसी अपक्रिया को संपन्न होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर का होना ज़रूरी है। नोट दिस पॉइंट। और अपक्रिया की सेकंड पॉइंट ये कहता है कि लिखते भी जाइएगा बच्चों, मेरा सुनते जाइए और लिखते जाइए लेक्चर। अपक्रिया का जो टक्कर सिद्धांत में जो द्वितीय पॉइंट में बात कहेगी, उसमें कहा अपक्रिया सभी टक्करों के दौरान नहीं होती, केवल उन्हीं टक्करों के दौरान अपक्रिया होती है जो बहुत ही प्रभावी टक्करें, जिनके दौरान अपक्रिया होती है उन टक्करों को प्रभावी टक्करें, उनको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहते हैं बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, प्रभावी टक्करें। अभी ये प्रभावी टक्करें क्या होती हैं, और अभी इसके बारे में चर्चा करता हूँ कि मान लीजिए अब हमको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, हमारे को बंधन से आज़ाद करने के लिए एक ज़ोरदार धक्के की ज़रूरत है। अब कोई हमारी, मान लीजिए ये मेरा ये जो एटम है, अगर कोई ऐसे छू के चला जाए ऐसे ऐसे, तो बताइए क्या ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं बॉन्ड होगा। टक्कर इतनी ज़ोरदार होनी चाहिए ये बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और मॉलिक्यूल टूट करके थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो एकदम ऊंची जो हाईएस्ट मैक्सिमम एनर्जी लेवल है वहाँ तक पहुँच जाए और वहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होती है। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, वहाँ संक्रित अणु प्राप्त होते हैं और ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में फिर पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो सभी टक्करों के दौरान, मेरा पॉइंट को जो है क्लियर दिमाग में रखिएगा कि सभी टक्करों के दौरान रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन केवल जिन टक्करों के दौरान होती है जिनमें अपक्रिया के मतलब अभिकारक के अणु भाग लेते हैं, उन्हें कहते हैं प्रभावी टक्करें। अब आइए चलते हैं हम अपक्रिया की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि हमारे पास अपक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा कई बार एग्जाम में आया है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अपक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा क्या है। तो बच्चों संकीर्ण ऊर्जा के डिफाइन करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनके अंदर पहले से ही कुछ ऊर्जा मौजूद होती है। सपोज दैट इतनी ऊर्जा उनके पास ऑलरेडी है।
यहाँ पर अब देखिए आप, इसे हम अपक्रिया की कौन सी ऊर्जा कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? इंटरनल एनर्जी बच्चों। अब हमारे ए और बी है, सपोज दैट आपस में टकराने वाले हैं और इनका बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और एक नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल, और यहाँ देखिए, यहाँ पर अपक्रिया की जो है एक देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको अपक्रिया में प्रोडक्ट बनने के लिए सपोज दैट यहाँ तक हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसी को हमको कहते हैं ईटी के नाम से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, जिसे हिंदी में देहली ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देहली ऊर्जा स्तर। जैसे दहलीज पर पहुंच जाना। दहलीज का मतलब क्या है? एकदम बाउंड्री लाइन, अब बस छक्का लगने वाला ही है ना। तो उस तरह इतनी देखिए, अब यहाँ ए और बी मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं? कोलिजन कर रहे हैं। इनके अंदर पहले से ही ऑलरेडी इतना एनर्जी लेवल मौजूद है और इस एनर्जी लेवल को देहली ऊर्जा स्तर तक पहुंचाने के लिए यहाँ ये जो ग्राफ है, ये है आपका एनर्जी है। हाँ बेटा, अभी हम थोड़ा देर में आएंगे, अभी वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप एनर्जी, और यहाँ पर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बेटा, आंतरिक ऊर्जा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम यहाँ इससे माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। यहाँ से पहले से जो अपकारक अणुओं में निहित ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा को वह अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को अभिकारक के अणुओं को अपक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। EA ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। EA ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है कि अग्र अपक्रिया की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, संकीर्ण ऊर्जा। और यहाँ देखिए EB या EA ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। EA ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, संकीर्ण ऊर्जा को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? संकीर्ण ऊर्जा आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से यहाँ तक कौन सी ऊर्जा है आप देख रहे हैं? देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। और यहाँ से यहाँ तक कौन सी ऊर्जा है बच्चों? आंतरिक ऊर्जा है। अब हमको संकीर्ण ऊर्जा निकालना हो और डिफाइन करना हो तो क्या हो जाएगा? संकीर्ण ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा देहली ऊर्जा माइनस आंतरिक ऊर्जा। अभिकारक के अणुओं के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा है, देहली ऊर्जा में घटा दें, इट मीन्स EA इक्वल टू ET माइनस इंटरनल एनर्जी IE। अब EA क्या है बच्चों? अब आप समझ चुके होंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेट करने के लिए। जैसे हनुमान जी को बल दिलाया था, बल की याद दिलाया था जामवंत जी ने कि आप यहाँ से उड़ के लंका जा सकते हो, उसी प्रकार यहाँ पर वो अतिरिक्त एनर्जी जो अभिकारक के आंतरिक ऊर्जा के अलावा संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि संकीर्ण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा के अतिरिक्त वह ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को भाग लेने के लिए प्रेरित करती है, उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। संकीर्ण ऊर्जा क्या है बच्चों? फिर से एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। अभिकारक अणुओं के अंदर निहित ऊर्जा, जिसे आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है,
उसके अलावा जो अतिरिक्त ऊर्जा उसे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसको देते हैं अतिरिक्त एनर्जी, वही एनर्जी हमारी कहलाती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या संक्रियण की ऊर्जा। और संक्रियण ऊर्जा आप देख रहे हैं ग्राफ द्वारा स्पष्ट है कि दहली ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा है, और यहाँ देखिए इंटरनल एनर्जी है, मॉलिक्यूल के बीच में पहले की एनर्जी। इस एनर्जी में से टोटल एनर्जी में से इतनी एनर्जी निकाल दें तो कौन सी हमारी एनर्जी बचती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि दहली ऊर्जा क्या है, और क्योंकि ये डिफिनेशन बच्चों बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। संकीर्ण ऊर्जा क्या है, उत्प्रेरक का संकीर्ण ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम उत्प्रेरकों का वर्ग भी बता देंगे। यही जो संकीर्ण ऊर्जा है, उत्प्रेरक क्या करते हैं, जैसा कि आप परिभाषा में जानते होंगे, उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया के रेट को बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। क्यों घटा देंगे, क्यों बढ़ा देंगे, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। ये जो हमारा बैरियर है, ये टकरा करके हमको इस एनर्जी लेवल तक पहुंचना है मॉलिक्यूल को, तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, यहीं से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के मान को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये वर्क क्या होता है बताइए। जो हमारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ तक थी, यहाँ तक मॉलिक्यूल को पहुँचना था तब अपक्रिया में पार्टिसिपेट करता। अब जब हमने कैटालिस्ट यूज कर लिया तो उसको यहीं तक पहुँचना है। तो बताइए अगर जोरदार टक्कर, अगर धीमी टक्करें भी होगी कंपेयर टू दिस, तो ये मॉलिक्यूल जल्दी से टकरा के यहाँ पहुँचेंगे और तुरंत प्रोडक्ट का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स जो उत्प्रेरक होते हैं, अगर कहते हैं कि वो अपक्रिया की दर कैसे बढ़ाते हैं, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के मान को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और प्रोडक्ट का निर्माण ज़्यादा होता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की यहाँ हमने बात किया कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दहली ऊर्जा स्तर में आंतरिक ऊर्जा स्तर को घटा देने पे प्राप्त होता है। लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस साहब। उन्होंने एक इक्वेशन दिया, और ये इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का रेट कांस्टेंट से क्या संबंध है, उसको व्यक्त करने वाले समीकरण कौन से है, आर्हेनियस समीकरण, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। वेट एंड वॉच।